नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले जानते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त अरब अमीरात और ओपेक प्लस के बीच गतिरोध का भारत पर क्या प्रभाव होगा, इस अंक में जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने संबोधित किया कि आतंकवाद को वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने एकल उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने SARS-CoV-2 के लिए स्वयं की जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थापित की है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया। विधान परिषद राज्यसभा की तरह ही राज्य विधायिका में उच्च सदन होता है और ये एक स्थायी सदन होता है। विधान परिषद के सदस्य या तो राज्य के राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसकी पात्रता के लिए किसी को भी भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो। एक व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है, यदि उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस तरह का संकल्प पारित कर दिया गया है। साथ ही अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी भी दशा में ये 40 सदस्यों से कम नहीं होगी। संकल्प को विधानसभा के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है। इसके बाद इससे संबंधित एक विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है। वर्तमान में 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषदें हैं। विधान परिषद की संरचना की बात करें तो इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा द्वारा किया जाता है। अन्य 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा चुने जाते हैं। अन्य 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं और 1/6 राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट होते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और ओपेक प्लस के बीच गतिरोध का भारत पर क्या प्रभाव होगा? संयुक्त अरब अमीरात और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक प्लस समूह के बीच अप्रैल 2022 से आगे तेल उत्पादन में कटौती के लिए वैश्विक समझौते का विस्तार करने पर हालिया वार्ता आम सहमति तक नहीं पहुंच सकी है। कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 में तेल की कीमतों में गिरावट की पृष्ठभूमि में अप्रैल 2020 में ओपेक प्लस समूह ने बेहतर कीमत प्राप्त करने के लिए कच्चे तेल के उत्पादन में अत्यधिक कटौती के लिए 2 वर्ष के लिए एक आउटपुट पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। नवंबर 2020 में विश्व भर में टीकाकरण कार्यक्रमों के निरंतर आरंभ और आर्थिक गतिविधियों में तेजी की वजह से तेल की कीमतों में पूर्व कोविड स्तरों तक वृद्धि हुई थी। हालांकि ओपेक प्लस समूह ने उत्पादन के निम्न स्तर को बनाए रखा और भारत सहित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तीखी आलोचना के बाद ही ओपेक प्लस देश कच्चे तेल के उत्पादन को धीरे धीरे बढ़ाने पर सहमत हुए। आइए अब जानते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा। भारत के तेल आयात में ओपेक प्लस की हिस्सेदारी 80% से ज्यादा है। भारत वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की रिकॉर्ड उच्च कीमतों का सामना कर रहा है। इस तरह यदि गतिरोध का सामना नहीं किया गया तो अपेक्षित राहत में विलंब हो सकता है। ये महामारी के बाद विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक सुधार को धीमा कर देगा। ऊंची कीमतों में चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है और अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में। ओपेक एक स्थायी और अंतर सरकारी संगठन है। इसे वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। गैर ओपेक देश जो कच्चे तेल का निर्यात करते हैं उन्हें ओपेक प्लस देश कहा जाता है। इनमें रूस, मैक्सिको, मलेशिया आदि देश शामिल हैं। ये पीटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगली खबर आतंकवाद से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने संबोधित किया कि आतंकवाद को वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए। वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति
GCTS यानी ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी की 7वीं समीक्षा के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि आतंकवाद का खतरा गंभीर और सार्वभौमिक है और इसे बिना किसी अपवाद के संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के सामूहिक प्रयासों से ही पराजित किया जा सकता है। नस्लीय और निर्जातीय रूप से प्रेरित हिंसक उग्रवाद, हिंसक राष्ट्रवाद, दक्षिणपंथी उग्रवाद आदि जैसी नई श्रेणियां आतंकवाद के ही रूप हैं। आतंकवाद की सार्वभौमिक रूप से सहमत परिभाषा का निरंतर अभाव इसे समाप्त करने के सामूहिक लक्ष्य के लिए हानिकारक है। वर्ष 1996 में भारत ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय CCIT यानी कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को अपनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हालांकि इसे अभी तक अंगीकृत नहीं किया गया है। वर्ष 2006 में अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति UNGCTS आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के संवर्धन के लिए एक विशिष्ट वैश्विक समाधान है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को रोकने के लिए भारत के अन्य प्रयासों की बात करें तो भारत के संकल्प आतंकवादियों को सामूहिक विनाश के हथियार हासिल करने से रोकने के उपाय को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बिना मतदान के सर्वसम्मति से अंगीकृत किया गया था। मई 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1373 की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए 8 सूत्री कार्य योजना प्रस्तुत की थी। अगली खबर प्लास्टिक प्रदूषण से। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने एकल उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग पर रोक लगा दी है। एकल उपयोग यानी सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक भी कहा जाता है, यह आमतौर पर प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जिन्हें फेंकने या पुनर्नवीनीकरण करने से पूर्व केवल एक बार ही उपयोग किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2017-18 में 26,000 टन प्रतिदिन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न किया था। इसमें से केवल 60% का ही पुनर्चक्रण किया गया था। एकल उपयोग प्लास्टिक की बात करें तो ये प्लास्टिक धीरे धीरे प्लास्टिक के सूक्ष्म खंडों में खंडित हो जाता है, जिन्हें माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है। इनके अपघटन में हजारों वर्ष लगते हैं, जिससे इस प्रक्रिया में मृदा और जल संदूषित हो जाते हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं, जैसे वर्ष 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को उन्मूलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 का प्रारूप जारी किया गया है। इसमें 3 चरणों में एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं की कई श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है। वर्जिन प्लास्टिक से बने कैरी बैग की मोटाई 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन करना शामिल है। 1 जनवरी 2022 से विशिष्ट एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करना शामिल है। इसके अलावा 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध में वृद्धि के साथ 100 माइक्रोन से कम के प्लेट, कप, प्लास्टिक या PVC बैनर आदि भी प्रतिबंधित होंगे। इस संबंध में वैश्विक स्तर पर यदि सर्वोत्तम प्रथाओं की बात करें तो कई देशों ने इसमें बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जैसे आयरलैंड ने बिक्री के स्थान पर प्लास्टिक की थैलियों पर एक कर आरोपित किया है, जिसे प्लास्टेक्स नाम दिया गया है। ये कर भुगतान करने की अनुमानित इच्छा से 6 गुना अधिक निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं में व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित करना है। वहीं नॉर्वे में जमा धन वापसी प्रणाली की शुरुआत की गई है। वर्ष 1999 से नॉर्वे ने अपनी पेय बोतलों और कैंस के लिए एक जमा धन वापसी प्रणाली का उपयोग किया है। इसके तहत जनता अपना जमा धन वापस प्राप्त करने के लिए प्लास्टिक सामग्री को रिवर्स वेंडिंग मशीनों को वापस करती है। इस तरीके की जो नवाचारी पहल हैं, इनको आप मेंस आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। अगली खबर कोविड से संबंधित है। दिल्ली ने SARS-CoV-2 के लिए स्वयं की जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला स्थापित की है। ये उत्तर भारत में इस तरह की तीसरी सुविधा है, जो कोविड-19 वेरिएंट की समय पर पहचान करने और उनसे निपटने के लिए सहायता रणनीतियों में मदद करेगी। जीनोम अनुक्रमण का मतलब है कि किसी व्यक्ति के DNA में बेस पेयर के सटीक क्रम को समझना। एक जीनोम एक जीव के DNA का पूर्ण समुच्चय होता है
इसमें डीएनए और जीन से युक्त सभी गुणसूत्र शामिल होते हैं। जीनोम अनुक्रमण के लिए की गई विभिन्न पहलों की बात करें तो ये भारत से विविध निर्जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 भारतीय व्यक्तियों का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करने के लिए इंडिजेन कार्यक्रम आरंभ किया गया है। ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित है। दूसरा है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत है। इसका लक्ष्य जीनोम निर्मित करने के लिए संपूर्ण भारत के नागरिकों से 10,000 आनुवंशिक नमूने एकत्र करना है। और तीसरा है मानव जीनोम परियोजना। ये संपूर्ण मानव जीनोम के डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रयास है। ये वर्ष 1990 में आरंभ हुआ था और वर्ष 2003 में पूरा हुआ था। एक अन्य खबर के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स कल्याणी ने मुख के कैंसर से संबंधित आनुवंशिक विविधताओं का एक डेटाबेस बनाया है। ये इंस्टीट्यूट जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्थान है। ये डेटाबेस विश्व में अपनी तरह का पहला प्रयोग है और सार्वजनिक रूप से सुलभ भी है। जीनोम अनुक्रमण कई तरह से सहायता कर सकता है, जैसे ये दुर्लभ रोग के जीनोमिक कारणों की पहचान में मदद कर सकता है, वायरस किस तरह से फैलता है और कैसे विकसित होता है इसकी समझ में सुधार करने में, आनुवंशिक उत्परिवर्तन की पहचान करने में और रोगों के प्रति जनसंख्या स्तर की प्रवृत्तियों का पता करने में सहायक हो सकता है। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। मंत्रिपरिषद का विस्तार। केंद्र सरकार ने नए मंत्रियों को शामिल करके और कनिष्ठ मंत्रियों को पदोन्नति कर अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार 77 मंत्रियों तक कर दिया है। संविधान के 91वें संशोधन ने अनुच्छेद 75(1)(a) को शामिल किया है। इसमें यह उपबंध किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की क्षमता लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। हालांकि संविधान में इसके आकार और वर्गीकरण का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि इसके त्रिस्तरीय निकाय में वर्गीकरण कुछ इस तरीके से है कि कैबिनेट मंत्री होंगे, राज्य मंत्री होंगे और उप मंत्री होंगे। ये वर्गीकरण ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। सार्वजनिक उद्यम विभाग का वित्त मंत्रालय में विलय। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने और अपने महत्वाकांक्षी निजीकरण कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग का वित्त मंत्रालय के साथ विलय कर दिया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग के कार्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजीगत व्यय का मूल्यांकन और निगरानी करना, रत्न का दर्जा प्रदान करने सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वर्गीकरण करना आदि शामिल है। इसके साथ अब वित्त मंत्रालय के पास 6 विभाग होंगे: आर्थिक मामले, राजस्व व्यय, निवेश, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन और वित्तीय सेवाएं। सार्वजनिक उद्यम विभाग के मूल मंत्रालय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय को अब भारी उद्योग मंत्रालय कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ नया रेड नोटिस जारी किया है। एक रेड नोटिस विश्व भर के पुलिस बलों को उन भगोड़ों के बारे में सचेत करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोस्ट वांटेड हैं। रेड नोटिस कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं है। इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बल के समन्वय में मदद करता है। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। प्रत्येक सदस्य देश एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो की मेजबानी करता है। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एनसीबी के रूप में नामित किया गया है। OECD FAO कृषि आउटलुक 2021 से 2030। ये रिपोर्ट आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO का एक संयुक्त प्रयास है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष हैं कि उच्च आय वाले देशों में पशु प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आने वाले दशक में धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। ये प्रति व्यक्ति 3% तक पहुंचने की संभावना है। आगामी दशक में पशु प्रोटीन, मांस, मछली, डेयरी उत्पाद और अंडे की प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न आय वाले देशों के बीच अंतर बढ़ने की संभावना है। मानव पेपिलोमा वायरस परीक्षण। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने HPV परीक्षण के लिए स्व एकत्रित नमूनों की अनुमति प्रदान की है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस परीक्षण मानव पेपिलोमा वायरस के उच्च जोखिम वाले भेदों द्वारा होने वाले सर्वाइकल संक्रमण का पता लगाता है। पेपिलोमा वायरस गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर की पूर्व स्थिति और कैंसर होने की अधिक संभावना के बारे में पता लगाता है।
मानव पेपिलोमा वायरस प्रजनन पथ का सबसे सामान्य वायरल संक्रमण है। HPV कई तरह के होते हैं, जिनमें से कई समस्याएं उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। सर्वाइकल कैंसर HPV से संबंधित अब तक का सबसे सामान्य रोग है। असमिया गमछा। असम सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी कार्यक्रमों में राज्य के बुनकरों के हाथ से बुने हुए गमछे का ही प्रयोग किया जाएगा। असमिया गमछा आमतौर पर एक सफेद सूती तौलिया होता है, जिसकी विशेषता बुने हुए रूपांकनों से युक्त एक लाल किनारा होता है। ये लोगों के स्वागत, बड़ों के सम्मान, प्रियजनों के लिए प्रेम और देखभाल की भावना तथा अपनेपन का प्रतीक है। ये भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के तहत सूचीबद्ध है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। हेती। हेती कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। ये पूर्व में डोमिनिकन गणराज्य, दक्षिण और पश्चिम में कैरिबियन तथा उत्तर में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में क्यूबा स्थित है। क्यूबा और हेती के बीच विंडवार्ड पैसेज है, जो अटलांटिक को कैरिबियन से जोड़ने वाला जलडमरू मध्य है। विश्व इतिहास में ये हेतियाई क्रांति के लिए प्रसिद्ध है, जो 1791 से 1804 तक हुई थी, जिसने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद औपनिवेशिक शासन से मुक्त होने वाला दूसरा अमेरिकी देश बना दिया था। बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को और बढ़ा देगी। बुंदेलखंड मध्य भारत का हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिले और मध्य प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं। इसमें विंध्य श्रेणी शामिल है और ये क्षेत्र मुख्यतः एक शुष्क भूमि है। इस क्षेत्र को बेतवा नदी पर बांध के माध्यम से सिंचाई का जल उपलब्ध कराया जाता है। पन्ना में उत्तम गुणवत्ता युक्त छोटे आकार के हीरे पाए जाते हैं और झांसी यहाँ का बड़ा शहर है। लेमरू हाथी रिजर्व। ये छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित हाथी रिजर्व है। इसका उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को कम करना और हाथियों के लिए एक स्थायी पर्यावास उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही यह अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलिए। और आप हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।